रात के तकरीबन 8:30 बजे सर्दियों का समय था। सभी लोग अपने घरों के अंदर चले गए थे आराम करने के लिए। तभी अचानक से एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। इसके बाद जैसे ही उस घर के मालिक बाहर निकलकर देखते हैं तो सामने एक 25 साल की लड़की थी जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और वह चुपके से उस मालिक से कहती है कि मुझे अपने घर के अंदर सुला लो, मैं चोरी नहीं करूँगी। अब इस बात को जैसे ही मालिक सुनता है तो एकदम से हिल जाता है, क्योंकि उसकी हालत को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इस तरह से बेघर है जिसे आश्रय की ज़रूरत है। और ऊपर से उसने चोरी की बात कह दी थी तो मालिक के दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं और वह उससे मना कर देता है। जैसे वह उस लड़की से मना करता है तो वह लड़की आगे की तरफ बढ़ने लगती है और मालिक जैसे बाहर निकलकर देखता है तो कॉलोनी के सभी लोग अपने घरों के बाहर खड़े हुए थे और वह लड़की उस कॉलोनी से बाहर जाने लगती है। कौन थी वह लड़की और क्यों ये ऐसा कह रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बूढ़ी माँ है और 2 उसके बेटे हैं जो जवान हो चुके हैं। उन लोगों के पास अपना घर भी नहीं है, वो एक झुग्गी बनाकर रोड किनारे रहा करते हैं जिसको जैसे तैसे उन्होंने अरेंज कर रखा है। उसके अंदर दोनों बेटे मेहनत मजदूरी किया करते और मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज करा करते। दरअसल इन लोगों की हालत पहले ऐसी नहीं थी। उसकी माँ की तबीयत खराब होने के बाद उनका ढेर सारा रुपया पैसा उसमें लग जाता है और इसी वजह से ये लोग रोड पर आ गए थे। लेकिन बच्चे अपनी माँ से प्यार किया करते थे तो इसी वजह से जो भी वो मेहनत मजदूरी करके कमाया करते उन पैसों को अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करते। बड़े वाले लड़के का नाम योगेश होता है और छोटे वाले का नाम होता है सचिन। योगेश और सचिन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और जहां पर उनकी रोड किनारे झुग्गी है वहीं पर साइड में ही एक गली होती है जिस गली के अंदर लगभग 6 से 7 घर होते हैं और वो लोग भी उन लोगों की काफी ज्यादा मदद किया करते हैं। कोई अपने घर से उस बूढ़ी महिला के लिए चाय बनाकर ले आता तो कोई उनको खाने के लिए कुछ सामान दे दिया करता। कभी उनकी झुग्गी झोपड़ी टूट जाया करती तो कुछ लोग आकर उसे ठीक भी करा दिया करते। इसी तरह से वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जहां रोड किनारे उनकी झुग्गी थी उससे थोड़ी ही दूर एक 5 स्टार होटल था जिस पर बड़े बड़े करोड़पति लोग आकर खाना पीना खाया करते थे। उसी होटल पर एक करोड़पति व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी के साथ आता है और वहां पर आकर खाना खाने लगता है। दरअसल जो उनकी बेटी थी उसका नाम संगीता था और संगीता की उम्र लगभग 25 साल थी। माता पिता दोनों अपनी बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर होटल में चले जाते हैं खाना खाने के लिए और थोड़ी देर बाद उसका पिता आता है, अपनी बेटी को गाड़ी के अंदर ही खाना दे देता है। पिता अपनी बेटी को खाना देकर चला गया था और अंदर बैठकर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने लगता है और होटल में से बैठा बैठा अपनी बेटी की तरफ निगाह रखता है। लेकिन तभी अचानक से उस होटल के अंदर 2 व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई को देखने की वजह से वह अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाता है और उसकी बेटी उसी दौरान गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जैसे ही उसके पिता की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो वह उसको इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अब तक बेटी इस शहर के अंदर घुस चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। दरअसल जो इनकी बेटी संगीता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से माता पिता उसको गाड़ी के अंदर छोड़कर गए थे, क्योंकि जब वो ज्यादा शोर सुनती है तो उसका दिमाग इधर उधर चलने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह बड़ी धीमी आवाज में बात किया करती है और ऐसा ही उसका स्वभाव है। माता पिता अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और उन लोगों ने उसका काफी ज्यादा इलाज भी करवाया है, लेकिन उस इलाज का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये इसकी बीमारी जिंदगी भर रहेगी। इसके बाद पिता अपनी बेटी की शादी भी कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो कि पूरी तरह से पागल है। इधर माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो संगीता होती है वो घूमते घूमते उसी जगह पर चली जाती है जहां पर एक परिवार झुग्गी के अंदर रहा करता था और उसके साइड में ही एक गली थी जिस गली के अंदर लगभग 7 से 8 घर थे। अब वह लड़की जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत है, वह घूमते घूमते उस कॉलोनी के दरवाजे को खटखटाने लगती है। वह घर का दरवाजा खटखटाती और जैसे घर के मालिक बाहर आया करती तो चुपके से उनसे कहने लगती कि मुझे यहाँ पर एक रात के लिए सुला लो और मैं आपके घर में चोरी नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर घर के मालिक हैरान हो जाते हैं और जब चोरी का नाम सुनते हैं तो वो लोग सोचने लगते हैं कि इसकी हालत को देखकर मजबूर तो नहीं लग रही है, कहीं सच में ही ऐसा ना हो कि ये रात बरात में हमारे साथ कुछ गलत कर दे। यह सोचकर वह उसे अपने घर में रुकने से मना कर देते हैं और इसके बाद वह लड़की अगले घर का दरवाजा जाकर खटखटा देती है।
इसी तरह से दरवाजे खटखटाते हुए वह लास्ट में एक घर पर पहुंचती है, जिस घर के मालिक भी उसको ऐसा ही जवाब दे देते हैं। लास्ट वाले घर का मालिक इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की से मना किया था कि यहाँ पर हम तुम्हें नहीं रोक सकते, तो उसके बाद वह लड़की चुपचाप से वहां से आगे की तरफ चले जाती है। और जैसे ही वो बाहर निकलकर मालिक देखता है कि सभी घरों के मालिक बाहर खड़े हुए हैं, तो उसके बाद वह उनसे पूछने लगता है कि कौन है ये और ये यहाँ पर इस तरह से क्यों आई है। तो सभी लोग जब आपस में बातें करते हैं तो उनकी समझ नहीं आता कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये कुछ गलत करने के इरादे से किसी के घर में रुकना चाहती हो, तो इसी वजह से ये जहाँ जा रही है इसे जाने दो और इसका पीछा बेशक से मत करो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने मेन गेट उन्होंने बंद कर लिए थे अच्छी तरह से। वह लड़की जिसका नाम संगीता होता है, वह घूमते घूमते उस झुग्गी पर भी चली जाती है, जिस झुग्गी के अंदर एक बूढ़ी माँ और उसके 2 जवान बेटे रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद वह देखती है कि इस झुग्गी के अंदर से रोशनी दिखाई दे रही है, तो वह सोचने लगती है कि शायद ये भी किसी का घर है, तो इनसे पूछ लेती हूँ। यही सोचकर वह जो संगीता होती है वह उस झुग्गी के दरवाजे पर चली जाती है। दरवाजा तो क्या था, एक पर्दा लगा रखा था, जिस पर्दे की वजह से बाहर की ठंड हवाएं अंदर नहीं जाती हैं। उसको नीचे से ईंटों से दबा रखा था ताकि हवा के झोंके उसको इधर उधर ना कर दे। अब जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है तो उस झुग्गी के अंदर से बड़ा लड़का जिसका नाम योगेश होता है, वो एकदम से उस पर्दे को खोलता है और सामने उस लड़की को देखकर कहने लगता है कि हाँ जी कहिए आपको क्या काम है। तभी वो लड़की इसी तरह से योगेश से पूछने लगती है कि आप मुझे अपने घर में सुला लो, मैं यहाँ पर चोरी नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर योगेश बड़ा ही हैरान होता है और उसके बाद अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। झुग्गी ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो माँ को भी ये सभी बातें सुन जाती हैं और वो पूछने लगती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, क्या परेशानी है तुम्हें। लेकिन संगीता उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती है और दोबारा से इसी बात को रिपीट कर देती है। अब जो माँ होती है वो इन बातों को सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और इसके बाद उससे कहने लगती है कि बेटी यहाँ पर हमारा ही गुजारा मुश्किल से हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर कैसे सुला सकते हैं। इस बात को सुनते ही संगीता वहां से जाने लगती है, लेकिन योगेश उसे रोक देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर इस बिस्तर में आराम कर लो, मैं तो बाहर रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। ऐसा कहकर जो योगेश होता है उसे झुग्गी के अंदर घुसा लेता है और अपनी माँ के साइड में लगे हुए अपने बिस्तर पर उसे लेटा देता है। अब तक उनका छोटा भाई सनी सो गया था और उनके पास कोई फोन भी नहीं था। योगेश चाहता तो था कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दी जाए, लेकिन रात का समय था और ना तो उनके पास फोन था ना ही कोई सवारी थी जिससे वह थाने पर जाकर इस बात की इन्फॉर्म कर सके। अभी तक सभी लोग भी अपने अपने घरों में जा चुके थे जहां से वो किसी को फोन मिलाकर बता सकते थे। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि सुबह तक का वेट करेंगे और सुबह सुबह जैसे ही कोई उनके पास आएगा तो वो लोग पुलिस को फोन कर देंगे और इस लड़की को उनके साथ भेज देंगे। यही सोचकर जो योगेश होता है बाहर अपना अलाव लगा लेता है और अलाव पर बैठकर अपने आप को ठंड से दूर रखने लगता है। वो लड़की अंदर आराम करने लगती है और वहां पर जो योगेश की माँ होती है वो बहुत तरह तरह के सवाल उससे पूछती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। और इस बात से योगेश की माँ को समझ आ गया था कि इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऐसे घूम रही है। लेकिन कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा था कि इस तरह की लड़की होगी। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह तक योगेश बाहर बैठकर इसी तरह से अपने आप को आग से सेक रहा था और उसका छोटा भाई जो सचिन होता है वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। लेकिन उठने के बाद जैसे वो बाहर देखता है तो अपने भाई को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बिस्तर को देखकर लग रहा था कि उसका भाई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई बाहर बैठा है और उसके बिस्तर में कोई है। तो वह अपने भाई से पूछने लगता है कि भाई अगर तुम यहाँ पर हो तो बिस्तर के अंदर कौन है। तो जो योगेश होता है वह उसे बता देता है कि इस तरह से रात में जब तू सो गया था तो एक लड़की आई थी और बड़ी ही बेबस लग रही थी। वो कह रही थी कि मुझे सुला लो, मैं आपके घर में चोरी नहीं करूंगी। और माँ तो उसे मना कर रही थी, कह रही थी कि बेटी यहाँ पर हमारा गुजारा कैसे हो रहा है। और वो जैसे ही चलने लगी तो उसके बाद मैंने उसे रोक लिया और कहा कि कोई बात नहीं, रात भर आप यहाँ पर आराम कर लो, मैं बाहर बैठकर आग सेक लूंगा। उसके बाद दोनों भाई वहीं पर बैठ जाते हैं और वेट करते रहते हैं कभी कोई व्यक्ति उनके पास ऐसा आए जिसके पास फोन हो और वह फोन करके पुलिस वालों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे। जैसे धीरे धीरे सुबह का समय होता है तो अक्सर उनके पास कुछ लोग आ जाया करते थे धूप सेकने के लिए। तो ऐसा ही एक लड़का उनके पास आ जाता है जिसका नाम कमलजीत होता है। कमलजीत जैसे उनके पास आता है तो योगेश एकदम से उससे पुलिस को फोन मिलाने के लिए कहने लगता है और उसे पूरी कहानी के बारे में बताता है। इसके बाद कमलजीत उस लड़की को देखता है और देखने के बाद पहचान जाता है, क्योंकि वह उसी कॉलोनी का सबसे लास्ट वाला घर वाला था जो देखकर इसे डर गया था और इसने उससे मना कर दिया था। अब यह देखकर उसे अपने आप पर शर्मिंदगी तो महसूस होती है कि सच में ही ये लड़की लाचार है और ये कोई चोरी चकोरी करने वाली नहीं है। लेकिन फिर उसे वो बातें भी याद आती हैं कि अगर मैं इसे घर के अंदर रख लेता और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता तो लोग मुझे बेवकूफ़ बताते।
इसके बाद वो उन बातों को उसे नहीं बताता है और सीधा पुलिस के पास फोन कर देता है और उन्हें बता देता है कि इस तरह की एक लड़की है और वो रात में इस तरह से घूम रही थी और फिलहाल वो इस जगह पर है। इधर जो उस लड़की के माता पिता होते हैं उन्होंने रात के समय में थाने में कंप्लेंट दे दी थी और इसी शहर के अंदर होटल लेकर रुक गए थे, क्योंकि उन्हें शंका थी कि सुबह तक तो हमारी बेटी की कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी, तो सुबह जब हमारी बेटी मिल जाएगी तो उसके बाद ही घर जाएंगे। अब पुलिस वालों को जैसे ही खबर मिलती है तो कंप्लेंट के अंदर संगीता के माता पिता का भी नंबर था, तो उसके बाद पुलिस वाले सीधा संगीता के माता पिता के पास फोन कर देते हैं और उन्हें उस जगह की लोकेशन दे देते हैं और कह देते हैं कि फलानी जगह पर आ जाओ। पुलिस भी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाती है। इधर जो संगीता के माता पिता थे वो भी अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच गए थे और इतनी ही देर में कुछ कॉलोनी से लोग और भी आकर वहां पर इकट्ठा हो गए थे। जैसे पिता अपनी बेटी को देखता है तो एकदम से अपनी आंखों में आंसू भर लाता है और बेटी संगीता जैसे अपने पिता को देखती है तो एकदम से उसके गले से लग जाती है। गले से लगने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है बच्चों की तरह और कहने लगती है कि पापा आप कहाँ चले गए थे, मुझे बहुत डर लगा था और इन्होंने मुझे अपने घर के अंदर रखा, वरना सभी ने मुझसे मना कर दिया था। यह बात सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो उसकी मां होती है वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो संगीता के पिता होते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जब उनकी कंडीशन देखते हैं तो वह सोचने लगते हैं कि क्यों ना इनकी कोई मदद की जाए। योगेश जो था वह हट्टा कट्टा नौजवान था और वह शादी के योग्य भी हो गया था। उसके बाद जब वह उस बुजुर्ग महिला से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो हालातों के मारे हुए हैं। दरअसल इसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब रहती है और इसी वजह से ये लोग गरीब हो गए हैं, वरना पहले इनके पास सब कुछ था और बच्चे अब भी मेहनत किया करते हैं और मेहनत कर कर ही खाया कमाया करते हैं। इसके बाद जो संगीता का पिता होता है वह योगेश के सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखता है और कहता है कि बेटा अगर मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम वो काम कर सकते हो, उसके बदले मैं तुम्हारी माँ का इलाज भी करवा दूंगा। इस बात को सुनकर योगेश एकदम से आगे आता है और कहने लगता है कि हाँ साहब बताइए आपका क्या काम करना होगा, मैं उस काम को आराम से कर दूंगा और मेरी माँ का इलाज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें पूरे परिवार को मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटी को एक रात तक संभाला है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसकी देखभाल करो, बदले में मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगा। अब यह बात सुनकर जो योगेश होता है वह पहले तो ठग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो योगेश की माँ होती है उसको उस व्यक्ति की आंखों में सच्चाई दिखाई दे जाती है और वह इस बात के लिए हामी भर लेती है। कॉलोनी वाले भी कहने लगते हैं कि अरे जब अच्छा काम मिल रहा है और तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ। इसके बाद जो वह करोड़पति व्यक्ति होता है वो योगेश और उसके पूरे परिवार को अपने साथ वहाँ से अपने बड़े बंगले पर ले जाता है और वहीं पर रखने लगता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि ये इधर उधर ना जा सके और कभी भी इसे कोई परेशानी ना होने पाए। इसके बाद योगेश उससे कह देता है कि मालिक आप मेरी माँ का इलाज करवा दीजिए, बाकी मैं आपकी बेटी का ख्याल अच्छे से रख लूंगा। करोड़पति व्यक्ति उसकी माँ का इलाज कराने लगता है और इधर जो योगेश है वो उसकी बेटी का ख्याल रखने लगता है। और यहाँ पर जो सचिन था वह भी उसके घर पे काम करने लगता है और इसके बदले वह मालिक उन्हें कुछ पैसे दे दिया करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में जो योगेश की माँ होती है उसकी तबीयत अच्छी भली हो जाती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब तक वो ठीक हुई थी तब तक जो योगेश होता है उस पागल लड़की संगीता से बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गया था और मन ही मन वह उसे प्यार करने लगा था। इधर संगीता को वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ठीक होती है तो उसके बाद योगेश वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है और जैसे ही वो जाने के लिए कहता है तभी जो संगीता है उसको रोक देती है और अपने पिता से जिद करने लगती है और कहती है कि इसे यहीं पर रख लो। इधर जो योगेश होता है उसके चेहरे पर भी ये भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे और पिता इन भावों को पढ़ लेता है। उसके बाद वह योगेश के सामने अपनी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, तो योगेश भी इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता है और कहता है कि साहब आपकी बेटी की देखभाल मैं जीवन भर इसी तरह से कर सकता हूं। इसके बाद जो करोड़पति व्यक्ति होता है अपनी बेटी की शादी योगेश से करा देता है और वहीं पर उसी घर के अंदर उस पूरे परिवार को रखने लगता है। योगेश अच्छी तरह से उस लड़की संगीता की देखभाल किया करता है और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दिनों बाद संगीता को एक लड़का होता है, जिस लड़के को पाकर संगीता के माता पिता और इधर योगेश की माँ और योगेश का परिवार बड़ा ही खुश होता है। कुछ दिनों बाद जो संगीता का पिता होता है वह योगेश के छोटे भाई सचिन के लिए एक रोजगार खुलवाता है और उसको उस रोजगार पर काम करने के लिए छोड़ देता है। सचिन अच्छी तरह से उस रोजगार पर मेहनत करता है और उसके बाद उसके पास कुछ अपने पैसे हो जाते हैं। इसके बाद जो योगेश की माँ है कभी तो योगेश के पास रहा करती है और कभी अपने बेटे सचिन के पास भी रहा करती है।
यहाँ से जाने के लगभग 5 साल बाद योगेश और सचिन दोबारा से इसी कॉलोनी में आते हैं, उन लोगों के पास जिन लोगों ने बुरे वक्त में उनकी काफी ज्यादा मदद की थी और जिन लोगों का वो एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। साथ में संगीता भी आती है। संगीता अच्छी तरह से सज धज कर तैयार हो गई थी और योगेश के साथ योगेश का बेटा भी था। वो लोग जब उस कॉलोनी में आते हैं तो कॉलोनी वाले इस चीज को देखकर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि फिलहाल योगेश के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, उसका बच्चा भी है और वो संगीता से बहुत ही ज्यादा प्यार भी किया करता है। संगीता उसके साथ रहकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस करती है और कॉलोनी वाले उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। उस करोड़पति व्यक्ति के बिजनेस में योगेश उसका हाथ बटाता है और एक बेटा बनकर उनकी सेवा किया करता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और आज योगेश एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है। संगीता के माता पिता ये सब कुछ देखकर बड़ा ही खुश होते हैं और इसी तरह से उनका जीवन अब तक भी बीत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पागल लड़की घरों के दरवाजे खटखटाती है और कहती है कि मुझे सुला लो, मैं चोरी नहीं करूंगी। इस बात को देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं था वो इस बात को देखकर नहीं डरते हैं और अपने घर के अंदर उसे एक रात गुजारने देते हैं। उस रात को गुजारने की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो लोग एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत ही प्यारा सा कमेंट करते हैं, जिन कमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है सुमित्रा वर्मा जी का। ये काफ़ी दिनों से रेगुलर हमारी वीडियो पर कमेंट भी किया करती थी, लेकिन बीच में इन्होंने छोड़ दिया था। वीडियो तो शायद देखती थी लेकिन कमेंट नहीं कर पाती थी। तो सुमित्रा वर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करने के लिए। दूसरा कमेंट आता है गीता जी का। गीता जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। तीसरा कमेंट आता है रविंद्र प्रकाश जी का। रविंद्र प्रकाश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा कमेंट आता है इस्लाम खान जी का। इस्लाम खान जी, इनकी आईडी का नाम है, एक्चुअल नाम कुछ और हो तो माफ करना, लेकिन यही नाम मुझे मिला है तो यही मैंने बोल दिया है। आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जिन लोगों के नाम रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, अच्छे कमेंट भेजकर। आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।